हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत रॉबिन चतुर्वेदी और मैं आपके पास लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। दोस्तों, लास्टली हमने कवर किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसको आप पढ़िए अच्छे से, उसका क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और भी क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 100-200 क्वेश्चंस एमटीजी से। एमटीजी एक अच्छा किताब है, उससे आप क्वेश्चंस लगाइए एंड दैट विल बी इनफ फॉर दैट चैप्टर। इन दिस चैप्टर द सेम थिंग शुड बी डन। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर को अपन करेंगे कवर 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले अपन प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन तक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के 2 लास्ट के टॉपिक्स है, सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कल्चर, इसको अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जो भी आपके मन में डाउट्स आएंगे दोस्तों, जो भी डाउट्स आए, छोटे मोटे बड़े किसी भी टाइप के डाउट्स आए, उसको आप डायरेक्टली जाके कमेंट बॉक्स में डाल दो। उसको मैं देखूंगा और रिप्लाई ज़रूर करूंगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स आएँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस अनोखे चैप्टर को जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के नाम से हम लोग क्या सीखते हैं, क्या मतलब है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का मतलब ये दोस्तों, इस चैप्टर के नाम का ये मतलब है कि वो स्ट्रेटजीज जो फूड प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट में अपनाई जा रही हैं या फिर अपनाई गई थी, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा इसमें, ठीक है। इसमें और भी सारी चीज़ें आएंगी कि कहाँ कहाँ साइंस इज समथिंग टू नो। साइंस वर्ड जो है इसका मीनिंग ही होता है टू नो, ठीक है, जानना कि क्या है इसके अंदर, टू नो। तो ऑलवेज बी ईगर फॉर नोइंग समथिंग न्यू। आप हमेशा किसी नए चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहें, जानने के लिए तत्पर रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करिए विथ फुल इंटरेस्ट एंड पैशन। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, तो चलिए। With ever increasing population of the world, enhancement of food production is a major necessity. देखिए, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है, इसके लिए फूड प्रोडक्शन के स्ट्रेटजी में इन्हेंसमेंट का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन्हेंसमेंट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production. जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उसका एप्लीकेशन एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में एक बहुत ही मेजर रोल अदा करता है, निभाता है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। ऐसा इसलिए लिखा ना क्योंकि इंजीनियरिंग का भी इसमें रोल होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे चीज़ मैटर करते हैं, ठीक है। तो उन सारे चीज़ के साथ में सबसे जो मेजर रोल है ना वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का है, ठीक, यही बोला ये लाइन। Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. ठीक है, कुछ नए टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिसका नाम है एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा, एक अजीब सा, मतलब नया नया टाइप का आपको लगेगा इसको पढ़िएगा तो। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो, और जिसने पढ़ लिया है उसके लिए तो ये रिवीजन सीरीज़ है ही, ठीक है। और टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में भी अपन जानेंगे कि इसका क्या रोल है इन्हेंस करने में फूड प्रोडक्शन को। तो पहला टॉपिक का नाम, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या है दोस्तों? एनिमल हस्बेंड्री है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये। किस चीज़ का? ब्रीड करने के लिए और रेस करने का। लाइव स्टॉक को रेस करो या ब्रीड करो, ये किसके अंदर पड़ता है? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पड़ता है। एनिमल हस्बेंड्री किसके अंदर पड़ता है? वो एग्रीकल्चर के अंदर पड़ता है। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एज सच इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर एंड इज एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। ठीक है, जितना ये आर्ट है, ठीक है, ये जितना आर्ट है उतना ही ज़्यादा साइंस है। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसमें आपको आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है किसी भी चीज़, किसी भी बिखरे चीज़ को आप उसके सही स्थान पे ले जाओ। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटी। पेंट आपके डब्बे में है, उसको आप किसी सादे पन्ने पे संजो दो तो वो आर्ट बन जाता है। ठीक है,
कहीं पान थूका हुआ है, उसको भी आप आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको आर्टिस्ट रहना चाहिए, आपको किसी भी चीज़ को उसके सही जगह पे रखने आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। एंड साइंस इज समथिंग टू नो, आप उसमें जानो, आप उसमें कुछ अप्लाई करो, जो आपने सीखा अप्लाइड साइंस वो हो जाता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goats, etc. एनिमल हस्बेंड्री जो है ना वो केयर करता है, वो डील करता है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। केयर करना होता है दोस्तों, इसमें जान होते हैं ये बफेलोस, काउस, पिग्स, ये जो है जान है, इसका केयर करना होगा, इसको ब्रीड करना होगा, खिलाओ पिलाओ, इसको एक्सप्लॉइट करो। एक्सप्लॉइट इन सेंस की नॉट इन दैट सेंस कि आप इसको मारो, या वो उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे क्या है ना कि आप किसी गाय के दूध को भी लेते हो तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन ना दोस्तों, वो एक्सप्लॉइटेशन ही तो है, ठीक है। तो इन गुड टर्म्स एक्सप्लॉइट करो, उसको खिलाओ, उसको ब्रीड करो, उसको रखो अच्छे से, ठीक है। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, ठीक है। और विस्तार हुआ इसका तो इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी आई। फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग एट्सेट्रा ऑफ फिश, ठीक है। फिशरीज क्या होता है? फिशरीज होता है रियरिंग। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं? अरे नहीं बैठे हो, ठीक है, जाओ जल्दी से पॉज करो वीडियो और लेके आओ एक कॉपी को और उस पर लिखना चालू करो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं बताते जाऊँगा, उसको आप उस पर लिखते जाना। फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग एट्सेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में क्या आते हैं? प्रॉन्स और क्रैब्स आते हैं। मोलस्क्स में क्या आते हैं? शेल और फिश आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे शेल फिश। सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल्स लाइक बीज, सिल्कवॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, birds, pigs, cattle, sheep and camels have been used by humans for products like milk, eggs, meat, wool, silk, honey, etc. एग्रीकल्चर आया था सबसे पहले, आप लोगों को पता ही होगा। जो शुरुआती दौर पे आया वो एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर के बाद लोगों के जीवन में बहुत ही उत्थान हुआ, खाने का मतलब अवसर मिला, बहुत ही अच्छा अच्छा खाना डिस्कवर हुआ। एनिमल्स जो थे हमारे आसपास के, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको ब्रीड करना, उनको फीड करना सीखा हमने। उनसे क्या हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं ये सीखा हमने। तो आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया एंड चाइना। क्या खूबसूरत पॉइंट है, इसको तो लिखना बनता ही है दोस्तों, इसको लिख लो। ये लिखा हुआ है कि 70% जो है वर्ल्ड के लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का वो इंडिया और चाइना में है। देखिए आप इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखिए क्या है। खैर कोरोना के बाद तो खैर सभी ख़त्म कर दिया चाइना ने, बहुत ही बुरा चीज़ है यार, क्या बताएं, सारी ज़िंदगी जज्बात हालत सब पलट गई, ठीक है। However, it is surprising to note that contribution to the world farm produce is only 25%, ठीक है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है नोट करने के लिए। नोट ये भी बोल रहा है नोट करने के लिए, तो नोट कर लो कि जो वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस का है, जो वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस है उसका ये 25% ही है। दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो। तो पर यूनिट का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। Since in addition to conventional practice of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. दोस्तों यही बोल रहा है कि न्यूअर टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपने को इम्प्रूव करने के लिए। किस चीज़ को? क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। क्या है ना कि यार प्रॉब्लम ये भी है ना कि क्वालिटी इम्प्रूव मतलब नया नया टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर करके ना क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया जा रहा है। समझ रहे हो आप? इंट्रोड्यूस करके क्या कर दिया जा रहा है? रिड्यूस कर दिया जा रहा है। दैट इज़ नॉट इफेक्टिव फार्मिंग, दैट इज़ नॉट अ गुड एग्रीकल्चर। ओके, आप अपने को क्या करना है कि इंट्रोड्यूस तो करो नई चीज़ को, बिल्कुल बेशक करो, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ रहा है तो इंट्रोड्यूस तो करना ही है, लेकिन क्वालिटी को रिड्यूस मत करो, ठीक है। क्वालिटी को रिड्यूस मत करो। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। ये क्या बोलता है कि फार्म को और फार्म एनिमल्स को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। अ प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव्स द मच नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। प्रोफेशनल अप्रोच अगर लगा दिए ना अपन
सपोज करो कि किसी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रहा है किसी भी फार्म फील्ड पे, समझ रहे हो, किसी भी क्रॉप फील्ड पे कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है उसको क्रॉप ब्रीडिंग का, वहाँ जाके आप कोई प्रोफेशनल अप्रोच थोड़ा सा लगाओगे ना तो प्रोडक्शन मैनीफोल्ड्स इंक्रीज कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, मतलब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि ओ भाई इसमें तो यूज़ कर लिए तो देखो इतना बढ़ गया। ठीक है, यही लाइन लिखा है इसका मतलब। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड इन वेरियस एनिमल फार्म सिस्टम। ठीक है, चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के बारे में, जो कि बहुत ही एनिमल फार्म सिस्टम के मैनेजमेंट में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आ गया डेयरी फार्म मैनेजमेंट। गाय हमारी माता है, ठीक है, लेकिन हमको कुछ कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता और हमको कुछ कुछ आता है। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, एनिमल्स, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसा मैनेजमेंट जिसके अंतर्गत हमारा मेन फोकस होता है एनिमल के दूध और उस दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के बनने तक का। ठीक है, उसका ह्यूमन कंजम्पशन में रोल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए डेयरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे करिकुलम में। ठीक है, हमें वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं या फिर जो हमारे लाइफ को किसी न किसी वे में अफेक्ट करती हैं दोस्तों। ठीक है, कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी। आप बताना, आप सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना इस चीज़ पे कि कैन यू लिस्ट द एनिमल्स, क्या आप एनिमल्स की एक लिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कमेंट में जाके लिखना कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, किस एनिमल को एक्सपेक्ट करोगे डेयरी फार्म में देखना। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विथ मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म, और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं मिल्क से, डेयरी फार्म के मिल्क से क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो आपको लगता है कि मतलब मेंशन होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, आप बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना अगर आपके जहन में कुछ भी आ रहा है, डजेंट मैटर कि वो नया है या पुराना है, आप लिखना जाके। इंगेजमेंट ज़रूरी है बच्चों, इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको इंगेज रह के पढ़ना है यहाँ पे। इन अ डेयरी फार्म सिस्टम वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। क्या बोलता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम डील करते हैं प्रोसेस के साथ और सिस्टम के साथ जो इंक्रीज करता है यील्ड को और इम्प्रूव करता है क्वालिटी को, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है यील्ड को और इम्प्रूव करता है क्वालिटी को। ऐसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन प्रोसेसेस के बारे में और उन सिस्टम्स के बारे में। मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। मिल्क यील्ड क्या है, मिल्क यील्ड पूरे तरीके से प्राइमरीली जो प्रथम स्तर पर जो डिपेंडेंस होता है इसका, वो क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, किस प्रकार का ब्रीड है। अगर अच्छा ब्रीड ही नहीं है तो वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। अच्छा क्या है दोस्तों, हम अपने स्वार्थ से उसे अच्छा या बुरा कहते हैं, बाकी वो है भी, वो भी तो एक जीव ही है ना, उसको हम लोग अपने स्वार्थ से अच्छा या बुरा कहते हैं। जो ज़्यादा दूध दे दिया हम लोग को, जो ज़्यादा दूध प्रोडक्शन कर रहा है या मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अच्छा बोल देंगे। जो हमारे यूज़ का नहीं है उसको ख़राब बोल देंगे। यही तो सेल्फिशनेस है, ये नहीं होना चाहिए। सबको हम लोग को इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। Selection of good breeds having high yielding potential under the climatic conditions of area। ठीक है, selection of good breeds having a high yielding potential, अच्छा yielding potential वाले breeds का selection ये मैटर करता है। combined with resistance to disease is very important। ऐसे breed को select करो जो ज़्यादा अच्छा yield दे रहा है, और उसको वो ऐसा भी एक ब्रीड होना चाहिए जो कि डिजीज से रेजिस्टेंट हो। तो ये जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा ब्रीड, मतलब ये गुड मैनेजमेंट होता है। ये क्या होता है, गुड मैनेजमेंट होता है। फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड दैट कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर, दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड टू बी मेंटेन्ड डिजीज फ्री। अच्छे यील्ड पोटेंशियल, मतलब यील्ड पोटेंशियल के लिए समझ रहे हो आप, यहाँ पे क्या लिखता है कि
उन लोग को अच्छे घर में रखना चाहिए, ठीक है। उन लोग को कहाँ रखना चाहिए? अच्छे घर पे। घर में कहने का मतलब ये कि जैसे होता है ना वो गौशाला, वहाँ अच्छे से उसको रखो यार, ताकि मतलब जैसे होता है जर्सी गाय, तो उसको गर्म जगह पे रख दोगे तो उसको उसका तबीयत ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए पंखा वंखा लगा के रखो, थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट रखने का प्रयास करो। उसके बाद क्या रखो कि एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड करो, उसको डिजीज़ फ्री रहने के लिए मेंटेन करो। उसके आसपास जो हाइजीन है उसको साफ़ सुथरा वगैरह, हाइजीन को क्लियर रखो, मतलब सफाई बना के रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है कि द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन साइंटिफिक मैनर, ठीक है। जो फीडिंग है कैटल का उसको साइंटिफिक मैनर में कैरी किया जाना चाहिए, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर, ठीक है। इसको साइंटिफिकली हम लोग को कैरी आउट करना चाहिए, फीडिंग को, खिलाने वाले प्रोसेस को, ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस इसमें होना चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूडर पे, किस टाइप का क्वालिटी हो रहा है और किस टाइप का क्वांटिटी हो रहा है। बिसाइड्स स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, देखो मैंने बोला था ना, बिसाइड्स स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन बोथ ऑफ द कैटल एंड द हैंडलर्स आर ऑफ paramount importance while milking, storage and transport of the milk and its products. Nowadays, of course, much of these processes have become mechanized. हाँ, हम जानते हैं कि बहुत सारे ये जो प्रोसेस हैं ये मैकेनाइज। आपको पता है क्या कि जो दूध दूहने का काम होता है वो भी आजकल मशीन से किया जाने लगा है, क्योंकि लार्ज स्केल पे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ये सारी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। पता नहीं यार कि वो कंफर्टेबल होता भी होगा कि नहीं। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करो या फिर कहीं भी सर्च करो और पता लगाओ कि वो जो मशीन से दूध दूहने का काम होता है वो कंफर्टेबल उन लोग के लिए होता है कि नहीं। एंड टेल मी दैट इन कमेंट। which reduces chance of direct contact of the produce with the handler। ये क्या करता है ना, मशीन का यूज़, ये मशीन का यूज़ ये करता है कि उससे डायरेक्ट कांटेक्ट को कम कर देता है, डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। Ensuring these stringent measures would of course require रेगुलर इंस्पेक्शन। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी, मैन पावर, ये जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है इसमें मैन पावर, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। विथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, आपको रिकॉर्ड कीप भी करना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चीज़ का जानकारी, डेटा होना चाहिए आपके पास, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ये ऐसे छोटे मोटे 2-4 गाय भैंस वाले तबेले के बारे में बात नहीं हो रही है, इससे कंफ्यूज मत करना। ये बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो उसके बारे में बात हो रही है, और छोटे लेवल पे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती हैं और करना ही चाहिए। It would also help to identify and rectify the problems as early as possible. Regular visits by a veterinary doctor would be mandatory. वेटेनरी डॉक्टर के रेगुलर विजिट को मैंडेटरी करना चाहिए जो भी फार्म को मैनेज कर रहा है उस बंदे को। यू वुड प्रोबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ यू वर टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर on diverse aspects of dairy keeping and then follow it up with a visit to a dairy farm in your locality and see answers to these questions। देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर पे ही गाय भैंस होंगे, अब तो खैर शहरीकरण हो गया तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाय भैंस नहीं है, लेकिन जिनके पास है दोस्तों, जिनके घर के आसपास हैं या फिर जो दूध लेने जाते हैं, आप जाके वहाँ पे चेक करिए, उनको सजेस्ट करिए कि ये करना बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल यानी कि बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। या तो उस पक्षी को ही मार के खा जाओ या तो उसके एग को निकाल लो, ठीक है। पोल्ट्री वही है। पोल्ट्री क्या है कि ये क्लास है डोमेस्टिकेटेड फाउल्स का, यूज किया जाता है जिसका फूड के लिए, मतलब डायरेक्ट पोल्ट्री उस मतलब बर्डी को मार दो या फिर उसके एग को निकाल लो। मतलब उसको निकाल लो का क्या अर्थ होता है, थोड़ी कहीं छुपा के रखिए वो, ठीक है। जब एग ले करे तो उसको ले लो और उसको अपने फूड के लिए यूज़ करो, ठीक है। ये सारा जो लड़ाई है ना ये हमारे फूड के लिए है, समझ रहे हो आप। ये एक सर्वाइवल का मेथड है तो आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते हो। अपने को जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी से हमारे इकोसिस्टम पे में एक बैलेंस बना रहता है, और इसी बैलेंस से बढ़कर अगर कोई ज़्यादा लालच दिखाता है या फिर ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाता है तो
कोरोना जैसी महामारी आ जाती है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन, डक्स एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। भाई साहब क्या क्या लोग खा रहे हैं यहाँ पे। चिकन्स तो खाते ही हैं, डक्स भी खाते हैं। कौन कौन खाता है चलो हमको बताओ यहाँ पे, चलो एक गल दसो, इसमें कमेंट में जाके दसो हमको, मैनू दसो कि कौन कौन खा रहा है डक और कौन कौन खा रहा है टर्की, कौन कौन खाया है, या फिर गीज कौन कौन खा रहा है। द वर्ड पाउल्ट्री इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स। ये जो वर्ड पाउल्ट्री है ना, इसका यूज़ इनके मीट के लिए ही करा जाता है, इन्हीं के मीट के। ओनली लिखा हुआ है वर्ड, ओनली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट इन मोर जनरल सेंस इट मे रेफर टू मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। लेकिन इसको ज़्यादा जनरल सेंस में अगर बोलोगे ना तो ये दूसरे बर्ड्स के मीट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एज इन डेयरी फार्मिंग, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस, प्रॉपर फीड एंड वाटर and hygiene and health care are important components of poultry farm management। जैसे कि डेयरी फार्मिंग में डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड का सिलेक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर होता है, और सेफ फार्म कंडीशन में उसको रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपरली उसको फीड करना होता है, वाटर प्रोवाइड करना होता है, हाइजीन में रखना होता है, हेल्थ केयर का देखना होता है। ये सारे भी जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यू मे हैव सीन टीवी न्यूज़ एंड रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस। झारखंड में भाई साहब फैला हुआ था कुछ दिन पहले, अभी भी है लेकिन मतलब काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। बर्ड फ्लू वायरस विच created a scare in the country and drastically affected eggs and chicken's consumption। भाई साहब चिकन तो एक ऐसा चीज़ है ना कि कुछ भी नया बीमारी आए सबसे पहले चिकन पे अफेक्ट करता है। चिकन के प्रोडक्शन, लोग चिकन खरीदना बंद कर देंगे, चिकन को बोलेंगे कि नहीं यही इसी से फैल रहा है, यही फैला रहा है। भाई साहब चिकन की क्या गलती है, उसके जज्बातों को तो समझो, उसके जज्बातों हालातों को तो समझो कि उस पर क्या बीत रही होगी। नहीं समझना है लोगों को, क्या कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल्स का ब्रीडिंग है ना दोस्तों, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। एनिमल ब्रीडिंग क्या करता है, एनिमल ब्रीडिंग करता है एम किस चीज़ पर, एनिमल्स के क्वालिटी को इंक्रीज करने में और उसके प्रोड्यूस के क्वालिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड वी ब्रीड एनिमल्स, हम किस प्रकार के कैरेक्टर के लिए एनिमल्स को ब्रीड करेंगे ये आप बताओगे। वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर्स विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स, कैरेक्टर्स का सिलेक्शन अलग अलग एनिमल्स के चॉइस पर भी डिपेंड करता है क्या, मतलब अलग अलग एनिमल चूज करेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर चूज करना पड़ता है क्या। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड, ब्रीड से आप क्या समझते हो ये बताना, आप जाके इसको सर्च करना, पढ़ाई करना इसके बारे में, फिर मुझे कमेंट में बताना कि ब्रीड टर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर in most characters like general appearance, features, size, configuration etc. are said to belong to a breed। चलो ठीक है, आप मत बताना, मैं ही बता देता हूँ, मत गुस्सा हो मेरे पे। क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि रिलेटेड हैं, रिलेटेड किस बेसिस पे हैं, सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, ज़्यादातर कैरेक्टर्स उनके मिल रहे हैं, जैसे कि जनरल अपीयरेंस उनका सेम हो, फीचर्स उनके सेम हो, साइज उनका सेम हो, कॉन्फ़िगरेशन उनका सेम हो। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि वो सेम ब्रीड से बिलोंग कर रहे हैं। दोस्तों फाइंड आउट द नेम ऑफ द सम ऑफ द कॉमन ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड पाउल्ट्री इन द फार्म ऑफ योर एरिया। अपने एरिया में कुछ ऐसे कैटल और पाउल्ट्री के, पाउल्ट्री देख रहे हो कैसे पढ़ते हैं इसको, पाउल्ट्री के ब्रीड का आप पता करो, उसका नाम लिखो और मुझे कमेंट में बताओ। When breeding is between animals of the same breed, it is called inbreeding। जो ब्रीडिंग होता है, ठीक है, वो सेम ब्रीड के अंदर में हो, सेम ब्रीड के बीच में हो, सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग। इन मतलब अंदर, ब्रीडिंग, समझ रहे हो।
while crosses between different breeds are called outbreeding. डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स के साथ जब क्रॉस हो तो उसको क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग। चलिए यहाँ देखिए एक फिगर बनाया हुआ है, फोटो दिया हुआ है। फोटो क्या बोलता है कि इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल एंड चिकन्स। ए जो है वो जर्सी है, ये इम्प्रूव्ड है, और बी जो है वो लेगहॉर्न है। भाई साहब ये क्या है? लेगहॉर्न है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रीड है चिकन का, इम्प्रूव्ड ब्रीड है चिकन का। चलिए थोड़ा डाइव इन करते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या कहता है और आउट ब्रीडिंग क्या कहता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। इन ब्रीडिंग क्या है? इन ब्रीडिंग रेफर करता है मेटिंग, यानी कि मेटिंग को रेफर करता है। ये मेटिंग से रेफर करता है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के कितने जनरेशंस तक? कितने जनरेशंस तक? 4 से 6 जनरेशंस तक जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? ब्रीड कर रहे हैं, मतलब क्रॉस हो रहा है उनके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग बोलते हैं। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड। समझ रहे हो? सेम ब्रीड के अंदर में मेटिंग होना चाहिए। कितने जनरेशंस तक? 4 से 6 जनरेशंस तक। इसको लिखो। द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलोज। ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड नहीं, डिस्कस्ड है। ठीक है, डिस्कस्ड है मतलब नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले जो चंगे चंगे मेल्स और चंगी चंगी फीमेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको पेयर में मेट करा दो। दोस्तों उनको क्या करो? पेयर में मेट करा दो। The progeny obtained from such mating are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating. अब भाई जो उनके छोटे छोटे चंगे चंगे मेल बच्चे पैदा होंगे और चंगी चंगी छोटी छोटी फीमेल बच्चियां पैदा होंगी, उनको आप आइडेंटिफाई करो, लेकिन वो सुपीरियर होनी चाहिए। चंगी मतलब सुपीरियर, और उनको क्या करो? मेट करा दो। A superior male in the case of cattle, superior male, माफ करिएगा दोस्तों, माफ करिएगा, माफ करो भाई, मार मत दो, सुन लो। A superior female in the case of cattle, superior female cattle के केस में is the cow or buffalo that produces more milk per lactation। इसको लिखना जरूरी है, कलम उठाओ और लिखो जाके। समझे क्या कर रहा है? लिखना है, लिखोगे तो बाद में रिवाइज करोगे। बार बार इतना लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बार बार पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उन नोट्स को देखना होगा। A superior female in the case of cattle is cow or buffalo that produces more milk per lactation। काउ जो होते हैं फीमेल्स में, काउ और बफेलो क्या होते हैं? वो सुपीरियर फीमेल्स हैं। ऑन अदर हैंड सुपीरियर मेल जो है वो बुल है भाई। जो बुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो लिख के बताओ मेरे को कमेंट में। विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स। ये राइज करता है सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स। जो बुल है वो बहुत ही अच्छी प्रोजेनी को, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जो बच्चे हैं, उनको प्रोड्यूस करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस देता है। Try to recollect the homozygotes pure lines developed by Mendel। मेंडल बाबा के द्वारा कुछ डेवलप किया गया था। क्या किया गया था? प्योर लाइन के कैरेक्टर के बारे में बात हुई थी वहाँ पे। होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप्ड बाय मेंडल एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 पढ़ेंगे अपन। चैप्टर 5 क्या करेंगे? पढ़ेंगे अपन। In a similar strategy is used for developing pure lines in cattle as was used in case of peas। जो सिमिलर स्ट्रेटजी है वही प्योर लाइंस, वही कैटल के प्योर लाइंस में यूज़ की गई है। समझ रहे हो? उसी को डेवलप किया गया और कैटल में भी उसका यूज़ किया गया, जो कि पीज में भी यूज़ किया गया था। उसी टाइप का प्योर लाइन का जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ किया गया यहाँ पे। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। इन ब्रीडिंग क्या करता है? इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है दोस्तों, होमोजाइगोसिटी। ठीक है, इसको भी लिख लो। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, मतलब सेम टाइप के जाइगोट, मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मतलब होमोजाइगोट्स। Thus inbreeding is necessary if you want to evolve a pure line in any animal। इनब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी एनिमल में इवॉल्व करना चाहते हो प्योर लाइन।
इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। इनब्रीडिंग क्या करता है? एक्सपोज करता है किसको? हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, जो कि सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स, इसको भी लिख लो, इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। ये क्या करता है कि सुपीरियर जीन्स के एक्यूमुलेशन में भी मदद करता है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, जो कि कम डिजायरेबल जीन्स हैं उनके एलिमिनेशन में भी मदद करता है। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन। ठीक है, इसलिए ये जो अप्रोच है वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप, जहाँ पर ईच स्टेप पर सिलेक्शन होता है, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन। ठीक है, क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है किसके? इनब्रेड पॉपुलेशन के। हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है, इसको लिख लो दोस्तों, लिख लो जल्दी से। हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा दिन तक इनब्रीडिंग होगा, ज़्यादा दिन तक इनब्रीडिंग होगा तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा फर्टिलिटी और रिड्यूस हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। अब सब कुछ रिड्यूस ही कर गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Whenever this becomes a problem, selected animals of breeding population should be mated. अगर इस प्रकार की परेशानी आ गई दोस्तों तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ब्रीडिंग पॉपुलेशन के किसी भी सिलेक्टेड एनिमल्स से मेट करवाना चाहिए विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। और अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स को मेट कराना चाहिए सेम ब्रीड का। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करेगा, सेम ब्रीड होना चाहिए, अलग ब्रीड होना चाहिए। अगर आपको टैकल करना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, तब इसका आंसर होगा सेम ब्रीड के एनिमल्स के साथ ही क्रॉस होना चाहिए, मेटिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है? ये मदद कर देता है दोस्तों फर्टिलिटी और इल्ड को भी रिस्टोर करने में, फर्टिलिटी और इल्ड को भी रिस्टोर करने में। आउटब्रीडिंग क्या है? आउटब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं। आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। आउटब्रीडिंग क्या है? ये ब्रीडिंग है अनरिलेटेड एनिमल्स का विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशंस। यानी कि इसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिकली? आउट क्रॉसिंग। एंड बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। और डिफरेंट स्पेसीज, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट ब्रीडिंग को समझ रहे हो? इसके अंदर 3 चीजें आ रही हैं दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशंस। ठीक है, सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, मे बी लिखा हुआ है, मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 6 to 10 जनरेशंस। 4 से 6 जनरेशंस तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? आउट क्रॉसिंग। और डिफरेंट ब्रीड के साथ अगर करवा दिए तो इसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। और डिफरेंट स्पीसीज के साथ करवा दिए तो इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए इसमें थोड़ा डिग इन करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है ये पॉइंट। आउट क्रॉसिंग क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद द सेम ब्रीड विद इन द सेम ब्रीड। आउट क्रॉसिंग में याद रखना भाइयों और बहनों और बच्चियों और पुत्रियों और पुत्रों, याद रखिएगा कि जो आउट क्रॉसिंग होता है उसमें सेम ही ब्रीड होता है, लेकिन इसमें कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द पेडिग्री। मतलब फीमेल साइड से भी कोई भी 4 से 6 जनरेशंस तक मैच नहीं करने चाहिए। ठीक है, 4 से 6 जनरेशंस तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। और मेल साइड से भी द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच अ मेटिंग इज नोन एज एन आउट क्रॉस। जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उस मीटिंग के बाद, भाइयों याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों, अरे यार सुन रहे हो, ये बोल रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उस मीटिंग के बाद उसको क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस बोलते हैं। इट इज द बेस्ट मेथड
बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन। ये जो मतलब ये जो प्रोसेस है ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड होता है फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन। जो एवरेज प्रोडक्टिविटी, जो एवरेज होते हैं प्रोडक्टिविटी में, किसके? मिल्क प्रोडक्शन के प्रोडक्टिविटी में अगर एवरेज किसी एनिमल का परफॉर्मेंस है तो ये मेथड जो है आउट क्रॉसिंग, ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही बेस्ट सा एक प्रोसेस है। ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, ठीक है, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल में भी अगर ऐसा वाला कोई कमी आ रहा है इसमें ग्रोथ रेट में, तो उसके लिए भी आप आउट क्रॉस कराइए और बेहतर रिजल्ट पाइए। अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सिंगल आउट क्रॉस करा देंगे, सिंगल आउट क्रॉस ही तो था, वो क्या करना था? सेम ही ब्रीड होना चाहिए था, दूसरे अनरिलेटेड एनिमल्स होने चाहिए थे, वो भी तो आउट क्रॉस ही था। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के साथ भी डील करना है आपको, तो आप आउट क्रॉस करवा दो, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रॉस ब्रीडिंग को पढ़ते हैं अपन। क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहता है? क्रॉस ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें सुपीरियर मेल एक ब्रीड का उसको मेट कराया जाता है, मेटिंग कराया जाता है दोस्तों, सुपीरियर फीमेल दूसरे ब्रीड की। क्या खूबसूरती है भाई, क्या खूबसूरती है। एक ब्रीड का सुपीरियर मेल और दूसरे ब्रीड की सुपीरियर फीमेल, मतलब सब सुपीरियर लेकिन ब्रीड अलग। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। क्रॉस ब्रीडिंग क्या करता है? ये अलाउ करता है डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है ये डिजायरेबल क्वालिटीज जो होते हैं दो डिफरेंट ब्रीड्स के, इसको कंबाइन करने में मदद करता है। The progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production। ये जो प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं इनको themselves be used for commercial production, जो बच्चे पैदा होते हैं इनके द्वारा, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to existing breeds। ठीक है, Alternatively, they may be subjected, उनको सब्जेक्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं वो, किया जा सकता है उनको, to some form of inbreeding, किसी न किसी प्रकार की इनब्रीडिंग में, and selection to develop new stable breeds, और सिलेक्शन में भी उसका यूज़ किया जा सकता है एक नए स्टेबल ब्रीड के, ठीक है, दैट मे बी सुपीरियर टू द एक्सिस्टिंग ब्रीड, जो कि सुपीरियर हो सकता है, जो कि अभी जो ब्रीड था उससे भी सुपीरियर हो सकता है। मैनी न्यू एनिमल्स ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। अनेक प्रकार के एनिमल ब्रीड्स को डेवलप किया जा चुका है इस अप्रोच से भी। हिसारडेल, अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स। एग्जाम्पल है, लिख ही लो इसको, क्रॉस ब्रीडिंग में इसको लिख ही लो। इस एग्जाम्पल को क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि हिसारडेल एक नया ब्रीड है जिसको ऑफ शीप, ये शीप का एक नया ब्रीड है जो कि पंजाब में डेवलप किया गया है। किस चीज़ से? क्रॉस करवा के, किसके बीच में? बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स के बीच में करा के प्रोड्यूस किया गया। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, आउटब्रीडिंग का तीसरा पॉइंट, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज, क्या बोल रहा है? मेल और फीमेल एनिमल्स डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज के मेड कराए जाते हैं। इसमें स्पेसीज क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए, और इसमें क्या कराते हैं? इसको ब्रीड करा देते हैं। इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट। कुछ केसेस में जो प्रोजेनी होते हैं कंबाइन कर सकते हैं डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, जो डिजायरेबल फीचर्स है दोनों पेरेंट्स के, वो दोनों मिल जाते हैं एक में, ठीक है, प्रोजेनी में, एंड मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। और इसका एक कंसिडरेबल यानी कि अप्रिशिएट करने लायक
एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है। जैसे कि म्यूल, भाई साहब म्यूल क्या होता है, म्यूल किसके चलते प्रोड्यूस होता है, ये आप हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में कि किसके किसके क्रॉस से म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, किसके किसके क्रॉस से म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ कि हॉर्स भी होता है लेकिन फीमेल हॉर्स होती है कि मेल हॉर्स होता है, यह आप बताओगे। और डोंकी भी होता है, वो कौन फीमेल कौन मेल ये आप मुझे लिख के बताओगे। जाओ सर्च करो, जहाँ से कर सकते हो वहाँ से करो दोस्तों। क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो क्रॉस ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स है ना, उसको कैरी किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। उसको कैरी किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दो। अब क्या लिखता है इसके बाद, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। ब्रीडर के द्वारा मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया गया, मेल से लिया गया सीमेन और उसको जाके इंजेक्ट कर दिया गया किसमें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में। ठीक, द सीमेल में बी यूज्ड इमीडिएटली। जो सीमेन है उसको यूज़ किया जा सकता है इमीडिएट मैनर में, तुरंत यूज़ किया जा सकता है। एंड कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड एट अ लेटर स्टेज, या फिर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके उसको फ्रोज कर दो, फ्रीज कर दो और उसको बाद में यूज़ कर लो। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। इसको ट्रांसपोर्टेड यानी कि ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसका फ्रोजन फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप। कहाँ, जहाँ फीमेल हाउस है, जहाँ फीमेल सिचुएटेड है, कहीं और है, सपोज करो कहीं और है, बहुत ज़्यादा दूर है, और यहाँ जो सिलेक्टेड मेल है, जो अच्छा मेल है, वो यहाँ है हमारे पास, और उसको भेजना है आपके पास, तो आपके पास मैसेज लेके नहीं आ सकता, इसको फ्रीज करना होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है दोस्तों, ये हमें हेल्प करता है ओवरकम करने में कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं नॉर्मल मीटिंग के। ठीक है, आप बताओ कि किस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मल मीटिंग में, इसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है, अपन करेंगे नहीं, आप बताओगे, क्या सोच रहे हो, सब मैं ही बताऊंगा क्या? जो क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ इसको कमेंट में, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कमेंट में बताने के लिए पॉज करो, जाके सर्च करो, फिर आओ और फिर बताओ, और याद भी रखना, इसको नोट भी कर लेना अपने कॉपी में। Often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low even though artificial insemination is carried out. जो क्रॉसिंग होता है मैच्योर मेल और फीमेल में, फीमेल एनिमल्स में, ये जो सक्सेस रेट है ना इसका, ये बहुत ही कम है, फेयरली लो, दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरीड आउट। फिर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैरी आउट किया जाता है, फिर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैरी आउट किया जाता है। टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स अदर मीन्स आर ऑल्सो यूज्ड। जो चांसेस है सक्सेसफुल प्रोडक्शन का, हाइब्रिड के प्रोडक्शन का, सक्सेसफुल प्रोडक्शन का, वो उसके लिए अदर मीन्स भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कलम उठाओ और जो अब मैं बोलना चालू करूँगा उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाओ। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOETT, शॉर्ट फॉर्म MOET, मोइट। ठीक है, मोइट इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाइब्रिड के लिए कुछ अदर मीन्स भी हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है। उसमें एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मोइट, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मोइट। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज एक ऐसा प्रोग्राम है हर्ड इम्प्रूवमेंट का। इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन्स विथ एफएसएच लाइक एक्टिविटी। जो काउ है यानी कि जो फीमेल है, उसमें जाके एफएसएच लाइक एक्टिविटी के एक हार्मोन को इंजेक्ट कर दिए। इससे क्या होगा, एफएसएच लाइक एक्टिविटी के हार्मोन को इंड्यूस करने के बाद क्या होगा कि जो
फॉलिकुलर मैच्योरेशन होता है ये इसको इंड्यूस कर देता है FSH, ठीक है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन को इंड्यूस कर देता है। और इस फॉलिकुलर मैच्योरेशन से क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन होता है। सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है, एक के बजाय वेयर दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, मतलब विच दे नॉर्मली एक तो यार नॉर्मल सी फीमेल पर साइकिल में प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो कितने एग प्रोड्यूस करते हैं, वो 6 से लेके 8 एग तक प्रोड्यूस करते हैं। द एनिमल्स इज ईदर मेटेड विथ ए लाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। क्या होता है कि या तो वो जो एनिमल है फीमेल जो है उसको मेट करवा दिया जाता है इलाइट बुल के साथ, या फिर उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाता है, या फिर उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही कर दिया जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग, अब क्या हुआ कि 6 से 8 एग हुआ और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग हैं 8 से लेके 32 सेल के स्टेज तक उसको रिकवर किया जाता है यानी कि उसको निकाल लिया जाता है नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स मतलब समझते हो, शाहरुख खान का बच्चा हुआ है ना जो, उसको सरोगेट मदर में जो मेथड था वही अपनाया गया था, यानी कि उसके पेट में नहीं था, ठीक है, उसके पेट में नहीं था, सरोगेट मदर्स में जाके उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो जेनेटिक मदर है वो वापस से एक नए राउंड के लिए सुपर ओव्यूलेशन के तैयार हो जाती है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, rabbits, buffaloes, mares, etc. High milk yielding breeds of females and high quality lean meat with less lipid. High milk yielding breeds of females, जो अच्छा ब्रीड, मिल्क यील्डिंग ब्रीड फीमेल्स का, और हाई क्वालिटी यानी कि लीन मीट विथ लेस लिपिड मीट yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in short plant. इन दोनों को जब सक्सेसफुली ब्रेड करा दिया जाए तो ये हर्ड साइज को इम्प्रूव कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में। यानी कि फीमेल कैसी होनी चाहिए, मिल्क यील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, हाई मिल्क यील्डिंग होनी चाहिए, और हाई क्वालिटी यानी कि लेस मीट होनी चाहिए और लेस लिपिड होना चाहिए। मीट यील्डिंग बुल्स यानी कि ऐसा बुल जिसमें अच्छा क्वालिटी का मीट हो, ठीक है, उन दोनों क्वालिटीज़ का डिस्कशन इस ब्रैकेट में है। और अगर इसको सक्सेसफुल ब्रीड कर दिया जाए तो ये शॉर्ट टाइम में ही हर्ड साइज को इंक्रीज कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ क्या कहता है। ये कह रहा है बी कीपिंग के बारे में अपन बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे, बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग को ही दोस्तों बोला जाता है एपीकल्चर। बी कीपिंग को ही क्या बोला जाता है, एपीकल्चर। ये एपीकल्चर क्या है, ये मेंटेनेंस है, मेंटेन करना होता है इसमें हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। मधुमक्खी के छत्तों को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, किसके लिए, हनी के प्रोडक्शन के लिए। इट हैज़ बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। ये जो है ये एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है, बन चुका है, ठीक है, बहुत ही पुराना कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब ना इसके लिए जगह चाहिए आपको, और ये अगर आपके पास जगह है तो ये बहुत ही खूबसूरती से किया जा सकता है। हनी इज़ अ फूड फॉर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो हनी है ये फूड है बहुत ही अच्छे हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का। एंड ऑल्सो फाइंड्स यूज़ इन इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन, मतलब इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो देसी दवाइयाँ होती हैं उसमें भी हनी का यूज़ किया जा सकता है, किया जाता ही है। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी वैक्स। हनी बी जो है वो प्रोड्यूस करता है बी वैक्स को, विच फाइंड्स मेनी यूजेस इन इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका इंडस्ट्री में, सच एज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स। बहुत से प्रकार के कॉस्मेटिक्स को या फिर पॉलिशेस को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ हनी हैज़ लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस। जो हनी का जो डिमांड है ना दोस्तों, इसी के चलते लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिस किया जाने लगा। इट हैज़ बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड इनकम
generating industry whether practiced on small और लार्ज स्केल। या तो आप स्मॉल स्केल पे इसका प्रैक्टिस कर लो या फिर लार्ज स्केल में इसका जो इनकम है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है? बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया where there are sufficient bee pastures of some wind shrubs, fruit orchards and cultivated crops। इनको प्रैक्टिस किया जा सकता है किसी भी एरिया में जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में बी पास्चर हो, सम वाइल्ड श्रब्स या फ्रूट ऑर्चार्ड हो। फ्रूट का मतलब जंगल टाइप्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट के पेड़ लग जाएं तो उसको एक जगह पे लगाया जाए तो उसको फ्रूट ऑर्चार्ड बोलते हैं। और कल्टीवेटेड क्रॉप्स भी हो तो वहाँ पे भी उस टाइप के एरिया में उस टाइप का इकोसिस्टम मांगता है ये, वहाँ पे बी कीपिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रियर्ड। कुछ स्पेसीज हैं हनी बी के जिसको रियर किया जा सकता है, जिसको रियरिंग किया जा सकता है। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पेसीज इज एपिस इंडिका। सेवरल स्पेसीज ऑफ हनी बी कैन बी रियर्ड। कुछ हनी बीज के स्पेसीज हैं जिसको रियर किया जा सकता है, उसमें जो मोस्ट कॉमन है उसका नाम है एपिस इंडिका। बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड। किसी के कोर्टयार्ड में रख सकते हो आप इसको, ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस, या तो आप अपने घर के बरामदे में रख सकते हो, या फिर इवन ऑन द रूफ, या तो आप छत पर रख सकते हो। बी कीपिंग इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव। ये जो बी कीपिंग होता है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी does require some special knowledge and there are several organizations that teach beekeeping. The following points that are important for successful beekeeping. ये जो following points हैं ये important हैं किसके लिए? beekeeping के लिए। Knowledge of nature and habits of bees. Nature और habit के लिए, bees के nature और habit के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का? नेचर होना चाहिए, नेचर और हैबिट का। बीज के नेचर और हैबिट का आपको नॉलेज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन ऑफ कीपिंग द बी हाइव्स। सुटेबल लोकेशन का सिलेक्शन करना चाहिए बी हाइव्स को रखने के लिए। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, ठीक है, कैसे कैच और हाइव करना है स्वार्म्स यानी कि ग्रुप ऑफ बीज को, वो पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में कैसे उस बी हाइव को आप मैनेज करोगे वो पता होना चाहिए। एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी ऑफ बीज वैक्स, जो हैंडलिंग और कलेक्शन होना चाहिए हनी का और बीज वैक्स का, आपको आना चाहिए वो कैसे हैंडल किया जाता है। बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी ऑफ आवर क्रॉप स्पेसीज। ये जो बी होते हैं ना, ये पॉलिनेटर होते हैं हमारे बहुत सारे क्रॉप स्पेसीज के, जैसे कि सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीजेज pollination efficiency and improves the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield। ये हो गया हमारा टॉपिक समाप्त। अब पढ़ते हैं फिशरीज के बारे में। चलो, फिशरीज इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। फिशरीज क्या था, शुरू में ही डिस्कशन कर लिया दोस्तों, टेंशन है ही नहीं, शुरू में ही डिस्कशन कर लिया, टेंशन है ही नहीं, ठीक है। ये कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग में फिश के या फिर सेलफिश के और या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स के जो प्रोसेस होता है, ये जो इंडस्ट्री है इसको क्या बोलते हैं? फिशरीज, फिशरी बोलते हैं इसको। द लार्ज नंबर ऑफ आवर फूड पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश। अरे भाई, लार्ज नंबर जो नॉन वेजिटेरियंस के रहेंगे तो इनका डिपेंडेंस भी तो फिश ही पे रहेगा ना, फिश प्रोडक्ट्स, या तो फिश प्रोडक्ट्स पे रहेगा या अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर एटसेट्रा फॉर फूड, या फिर कुछ अदर एक्वेटिक एनिमल्स पे जैसे कि प्रॉन, जैसे कि क्रैब या फिर लॉबस्टर या फिर एडिबल ऑयस्टर, ठीक है, कुछ नहीं भाई, एडिबल ऑयस्टर्स पे भी डिपेंड करता है इनका जो खाना है, लार्ज अमाउंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। सम ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस which are very common include katla, rohu and common crab. Some of the freshwater fishes which are very common, जो कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर फिशेस वो बहुत ही कॉमन होते हैं, वेरी कॉमन, इंक्लूड कतला,
फ्रेश वाटर फिश में इसको लिख लो, ये एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सम ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कतला, रोहू एंड कॉमन क्रैब। कतला, रोहू और कॉमन क्रैब किस में होता है? ये होता है फ्रेश वाटर स्पीशीज, फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं ये। सम ऑफ मेरीन फिशेज दैट आर ईटेन इंक्लूड हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरेल, पॉम्फ्रेट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस से आप भी रिपीट करो मेरे साथ। मरीन फिशेस जो कि ईट किए जाते हैं, जो कि खाए जाते हैं, उनका एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप उसको रिपीट करो मेरे साथ। हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरेल एंड पॉम्फ्रेट्स। हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरेल, पॉम्फ्रेट्स। HSMP, ठीक है। हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरेल, पॉम्फ्रेट्स। उसमें क्या था? कतला, रोहू, कॉमन क्रैब। कतला, रोहू, कॉमन क्रैब। मेरे साथ बोलो, कतला, रोहू, कॉमन क्रैब। और यहाँ पे बोलो हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरेल, पॉम्फ्रेट्स। ये मरीन होता है, ठीक है। मरीन में मैकेरेल वाला जो एग्जाम्पल का ग्रुप है, यानी कि हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरेल, पॉम्फ्रेट्स। एम से मरीन, एम से मैकेरेल, इससे याद रखियो, ठीक है। चलो आगे टॉपिक को देखते हैं। फिशरीज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। जो फिशरी है ना, इसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स, पार्टिकुलरली इन द कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज में बहुत सारे फार्मर्स होते हैं या फिर फिशरमैन्स होते हैं, मिलियंस के अमाउंट में, उनको ये एम्प्लॉयमेंट देता है और साथ साथ इनकम भी देता है। तो बताओ कि इंडियन इकोनॉमी में इसका रोल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक है। फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारों के लिए, बहुत लोगों के लिए जो कि ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ ओनली सोर्स है किसका? लिवलीहुड का। In order to meet the increasing demands on fisheries, different techniques have been employed to increase production. इंक्रीजिंग डिमांड पर, फिशरीज के इंक्रीजिंग डिमांड पर बहुत सारे टेक्निक्स को एम्प्लॉय किया गया है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, थ्रू एक्वाकल्चर एंड पीसीकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन्स। एक्वाकल्चर और पीसीकल्चर को सीख लो, उससे क्या होगा कि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का, जो कि बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन्स, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? फ्रेश वाटर हो या फिर मरीन हो, प्लांट या फिर एनिमल हो, इन सब का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। किससे? एक्वाकल्चर और पीसीकल्चर सीखने के बाद। दिस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग ऑफ फिशरी इंडस्ट्री। ये क्या कर रहा है? ये हो रहा है, लेड कर रहा है फ्लोरिशिंग ऑफ फिशरीज इंडस्ट्री, मतलब फ्लोरिश करने में फिशरीज इंडस्ट्री को। एंड इट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ इनकम टू द फार्मर्स इन पार्टिकुलर एंड कंट्री इन जनरल, ठीक है। फार्मर्स को पार्टिकुलरली और कंट्री को जनरली ये क्या कर रहा है? बहुत सारे इनकम लाके प्रोवाइड कर रहा है। We now talk about blue revolution as being implemented along the same lines as green revolution. ब्लू रिवॉल्यूशन भी यही है ब्लू रिवॉल्यूशन, समझ रहे हो? ऐसा रिवॉल्यूशन जो मतलब ब्लू से पानी, इसे याद रखियो, ब्लू से पानी याद रखियो, ठीक है, इससे बन जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अपन अभी पढ़ना चालू करेंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में जिक्र कर दिया तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखना। प्लांट ब्रीडिंग, इसके इंट्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। Traditional farming can only yield a limited biomass as food for humans and animals. Traditional farming can only yield a limited biomass. Traditional farming क्या करता है? सिर्फ limited biomass को yield कर सकता है, ठीक है, as food for humans and animals. Humans या फिर animals के food के लिए। Better management practices and increase in acreage can increase yield, but only to limited extent. अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो इंक्रीज ऑब्वियसली करेगा, समझ रहे हो? इंक्रीज ऑब्वियसली करेगा, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। तो भाई ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था और खाना कम होते जा रहा था। अब उसके बाद आया द ग्रेट ग्रीन रिवॉल्यूशन। द ग्रेट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो डिपेंड करता था लार्ज एक्सटेंट पे किसके? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के, फॉर डेवलपिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी इन व्हीट, राइस एंड मेज। ये क्या करता था?
डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इन वीट, राइस एंड मेज। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, चलो, और कौन लाया था, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बताइए, ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट में दसो ये बात। चलो ठीक है दोस्तों, अभी आप जाके इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद फटाक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे, और जो जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस टॉपिक से रिलेटेड होगा उन सारे क्वेश्चंस को बनाओगे, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को बनाओगे और मुझे कमेंट में आके लिखोगे डन सर, ठीक है। अगर आप इतना लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बना लिया, ये काम कर लिया है, ठीक है। चलो, और उसके साथ साथ MTG का 100-200 क्वेश्चन आप बनाते रहो। 100-200 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर आप बना रहे हो तो समझो कि आपका नीट में होना निश्चित है। चलो बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।